आज का शो के हेलो डॉक्टर के पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं बिथरी चैनपुर के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। राघवेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हमारे। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन किस तरह से बीता था। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब लोगों का, इंडिया 24 न्यूज़ का जी। मेरा जो बचपन है अच्छा रहा। मैं बहुत भाग्यशाली रहा। मैंने जीवन को सब तरीके से जिया है। एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, उस गांव से रह के बड़े शहर से जाके कस्बे से रह के और लखनऊ जो कैपिटल है वहाँ से लेके जो देश की कैपिटल है वहाँ तक, और विदेश जाने का भी मौका मिला। तो मैंने पूरे भारत को ठीक से जिया है, यही मैं कह सकता हूँ। जैसे कि बदायूं जिले के एक गांव दिधौनी जिसके आप निवासी हैं, दिधौनी जब गांव में आपका बचपन का अगर बात करें तो बचपन में हमारे विधायक जी जो हैं राघवेंद्र शर्मा जी किस तरह का मिजाज रखते थे? खेल कूद वाले या फिर सिर्फ किताबी ज्ञान वाले, मतलब किस तरह का मिजाज था उनका? देखिए, गांव के जो सभी बच्चे करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई का वातावरण नहीं रहता है। मेरे फादर टीचर थे तो ठीक था, मेरे घर में थोड़ा वातावरण था। लेकिन गांव के जो सब बच्चे करते थे वो सब मैंने किया है। जैसे गांव में कंचे खेलने से लेके हम लोग बॉल बनाते थे, जो साइकिल का ट्यूब होता था उसके पतले पतले छल्ले काट के उससे बॉल बनाते थे, उससे खेलते थे। इवन जो नालियों में गेंद चली जाती थी वो नाली से गेंद को निकालना भी हमारे लिए कुछ साइकिल के पहिए भी चलाएं, खूब साइकिल के पहिए चलाए हैं। ये सब खेल खेलें। इवन जो खेत में पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ी से खेला जाता है कि लवा सादिया गेम होता है, वो भी खेला है। जो कंचे भी खेले हैं और सभी तरह के, मुझे नहीं लगता गांव का कोई ऐसा गेम छूटा होगा कि जो मैंने नहीं खेला होगा। जी। आपको कब लगा, किस एज में लगा कि मुझे डॉक्टर की जो है लाइन में आना चाहिए? क्या वो टर्निंग पॉइंट रहा था आपके सामने? मैं जानना चाहूँगा कि आपके बचपन में क्या वो ऐसी समस्याएं आई थी कि आपको लगा डॉक्टर बनना चाहिए या मुझे कुछ और बनना चाहिए? जैसे कि हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है, लेकिन फैमिली का प्रेशर होता है कि मुझे ये करना है। क्या आपको इससे पहले कोई गोल रहा था कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं था कि कोई विशेष कारण हो, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं कि मैं एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा था। मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी नहीं, तो कई बार मैं सोचता था किसी बैंक के एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट हो नहीं सकता हूं, क्लर्क बन नहीं सकता हूं। उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो 4th क्लास में भी जो नौकरी मिलती थी उसमें भी कहीं ना कहीं रिश्वत चलती थी। तो मेरे पास डॉक्टर बनने के अलावा कोई चारा था नहीं, और मेरे फादर भी ऐसा चाहते थे। तो मुझे लगा कि मैं CPMT एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, और प्रभु की दया से किया भी। तो जैसे कि अभी हम आपके बचपन की बात कर रहे हैं, तो बचपन में जैसे आपकी स्कूली जो शिक्षा रही थी? मेरे जो स्कूल की शिक्षा बहुत अलग अलग तरीके से रही। प्राइमरी एजुकेशन मेरी गांव में रही। 3rd 4th तक मैं गांव में पढ़ा था, जहां मैं पट्टी लेके जाता था, कट्टा लेके जाता था। बारिश में उसी कट्टे को बिछाते थे, उसी को ओढ़ते थे। उस समय बहुत ज़्यादा गांव में ऐसा नहीं था कि बेंच हो, ज़मीन पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे। कभी कभी पेड़ के नीचे भी हमारे जो टीचर थे वो पढ़ाते थे। वहाँ से जाने के बाद में, क्योंकि मैं फादर के साथ चला गया, मेरे फादर राजस्थान में जॉब करते थे, तो एक बांसवाड़ा जगह है राजस्थान में, वहाँ पे 5th 6th तक मैं पढ़ा था।
और 5th तक पढ़ा था, 4th 5th वहाँ से किया मैंने। उसके बाद में मेरे फादर का ट्रांसफ़र राजस्थान में ही भरतपुर के पास एक कामा जगह है, टाउन है, वहाँ पे हो गया। वहाँ पे एक सरकारी स्कूल था, वहाँ से मैंने 6th 7th 8th किया। और वहीं पे ही राजस्थान की कामा जो जगह थी वहाँ से मैंने 9th 10th भी किया था दूसरे स्कूल से, जो उस समय सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे, अब वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलाते हैं। वहाँ से मैंने 10th किया। 10th मैंने राजस्थान बोर्ड से किया। उसके बाद मैं फिर दोबारा से बदायूं में आ गया। बदायूं में बिसौली एक जगह है, वहाँ पे एक मदन लाल इंटर कॉलेज है, वहीं एक हॉस्टल था, वहाँ पे मैंने 11th 12th उस हॉस्टल में रह के किया। कारण क्या था कि बिलसी में साइंस साइड नहीं थी, उस टाइम पे नहीं थी। बिलसी में उस समय में साइंस साइड थी नहीं, तो मुझे बायोलॉजी से करना था। तो मेरे को 11th 12th मैंने मदन लाल इंटर कॉलेज बिसौली से किया। वहाँ से पढ़ने के बाद में, क्योंकि मेरी उम्र भी नहीं थी उस समय, 16 साल का था और बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लखनऊ बरेली कॉलेज में आके मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और वहाँ पे मैं बीएससी किया और वहाँ फाइनल ईयर में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जिस तरह से तो ये आपकी स्कूली शिक्षा रही, अगर आप बात करें कि जैसे स्कूली शिक्षा के बाद एक ऐसा किताबी ज्ञान तो है, लेकिन जो एक फिजिकली ज्ञान, जो एक सामाजिक ज्ञान जो होता है वो उनको नहीं रहता है अक्सर जो है बच्चों को। तो जिससे आपने यहाँ बरेली कॉलेज से शिक्षा लेने के बाद, उसके बाद आपका क्या रहा था कि आपने कहीं जॉब करी या परिवार का सपोर्ट? देखिए, मैं इस तरह से आपका दिनचर्या रही थी। मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में 5 साल मैंने MBBS किया, 1 साल फिर एक इंटर्नशिप होती है, 4.5 साल का MBBS, 1 साल का इंटर्नशिप की। उसी बार ही मेरा पहले ही अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया MS करने के लिए। फिर मैंने गोरखपुर से MS ऑर्थोपेडिक्स किया BRD मेडिकल कॉलेज से। गोरखपुर में फिर मैंने 1 साल सीनियर रेजिडेंसी की। उसके बाद में कुछ समय के लिए मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो दिल्ली का है, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। उसके बाद में मैं यहाँ पे राममूर्ति मेडिकल कॉलेज खुला था, यहाँ पे मैंने अपना करियर को शुरू किया। हाँ, ये जो मेडिकल कॉलेज जब शुरू हुआ था तो शुरुआती दिनों में मैंने ही ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को शुरू कराया था और वहाँ पे मैंने करीब 3 साल काम किया। उसके बाद में मैं यहाँ बरेली में प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया। तो अगर ऐसे मान चाहें कि आपकी जो बचपन से डॉक्टरी जब तैयारी कर रही थी, तो क्या आपकी जो संघर्ष रहा था, किस तरह से आपकी दिनचर्या रही थी, क्या क्या समस्याएं आपको आई थी, क्या हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, आज के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि जो समझने की बात है कि कभी भी किसी गांव से लेके शहर तक, जब तक मैं बरेली में कोचिंग नहीं कर रहा था, मैं किसी भी क्लास का टॉपर नहीं था। मैं ऐसा नहीं था कि उस क्लास के सबसे अच्छे बच्चों में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आस नहीं छोड़ी, मैंने कभी प्रयास नहीं छोड़ा। वही मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, वही केवल हारते हैं। जो ये सोच लेते हैं कि हमको तो करना ही है, जिसने ये सोच लिया कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मुझे ये पाना ही है, निश्चित उसको सफलता मिलेगी और सफलता मिलती ही है। केवल मन का भाव है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि किसने मान लिया कि मुझे जीतना है, उसको हरा कोई नहीं सकता। तो ये जैसे आपकी मैं डॉक्टरी की रही, उसके बाद आपका बरेली में, जैसे कि क्या मैं गांव से रहे थे, तो बरेली में आपकी शुरुआत कैसे हुई डॉक्टरी? बरेली में मैंने अपना करियर राममूर्ति मेडिकल कॉलेज से शुरू किया। उसके बाद में यहाँ पे कैंट जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैंने कुछ दिन काम किया। उसके बाद में कुछ दिन मैंने दीपमाला हॉस्पिटल गंगासील में भी काम किया था। और उसके बाद में करीब 4-5 साल प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने ये रामगंगा हॉस्पिटल बना लिया। और इस हॉस्पिटल के साथ साथ ही हम लोगों ने एक ग्रुप, डॉक्टर्स के ग्रुप ने मेडिसिटी हॉस्पिटल आपने देखा होगा, वो बना है। और उसके बाद में एक हम लोगों ने वेदांता हॉस्पिटल है, 300 बेडेड हॉस्पिटल, उसको भी बनाया है। तो ये सब अकेले ही या सब? नहीं, ये वाला जो सभी लोगों का, तो 3-4 लोग डॉक्टर्स का ग्रुप है, हम सब लोगों ने मिलकर ये सब बनाया। अभी सुनने में आया कि एक नया हॉस्पिटल भी आप बनाने जा रहे हैं? नहीं, ये वेदांता बन गया है, बस शुरू हो गया है। अभी इसका जल्दी इनॉग्रेशन करेंगे। अभी वहाँ पे काम शुरू हो गया, डॉक्टर्स बैठ रहे हैं और पेशेंट देख रहे हैं। आप समझ लीजिए, आपके दिमाग से वो लाइनें कभी हटेंगी नहीं। यही समझने का केवल तरीका है। ये महत्ता समझने की बात है
कि एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है, उसको किसी को हल्के में नहीं लेना है। जिस दिन ऐसा समझेंगे तो नीट के जो भी व्यक्ति चाहेगा नीट को क्वालिफाई करना, निश्चित ही क्वालिफाई करेगा। अभी क्या है, सभी जो आज की जनरेशन है 2016 के बाद जब से जियो जो है अंबानी जी ने स्टार्ट किया, उसके बाद जियो एक तरह से फ्री हो गया है और नेट भी काफ़ी जो है लोगों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है। तो जो इस समय बच्चे जो है आज की जनरेशन के 16-17 साल के बच्चे जो हैं अलग ही उनका क्रेज़ आ गया है कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिस तरह से बच्चे की आज की जनरेशन एक गलत दिशा में जा रही है। तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि जनरेशन को तैयारी करनी चाहिए, अपने गोल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्या उनको लिए एक संदेश आपको रहेगा? देखिए, किसी भी चीज़ की जो अति होती है जी, किसी भी चीज़ की, कई बार जो सच बोलते हैं जी, वो अति भी बहुत नुकसानदेह हुई है। कई बार कहता है कि मैं अपने विचार नहीं बदलूंगा, वो भी बहुत हानिकारक होता है। जी, भीष्म पितामह जी ने जब अंतिम समय पे जब सैया पे लेटे थे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अहंकार था कि मैंने कहा कि मैं जो भी इस गद्दी पे बैठेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा, और इसी ने महाभारत करा दी। तो कोई चीज़ ऐसा बांध के नहीं बैठना है, अति किसी चीज़ की नहीं करनी है। जो आपने नेट की बात की, इंटरनेट की बात की, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, किसी भी तरह की चीज़ है, यदि अपने जीवन को आपने संयमित नहीं रखा, और अति का मतलब हो गया असंयमित कर दिया आपने, तो निश्चित ही आपका नुकसान होने जा रहा है, आपका फेलियर होने जा रहा है। तो हर चीज़ का बैलेंस रखिए, हर चीज़ का एक समय निकालिए, और यदि व्यवस्थाओं को ठीक से रखेंगे, सभी को समय निकाल के उनके साथ उपयुक्त काम करेंगे, और समय के अनुसार पढ़ना है, समय के अनुसार सोना है, समय के अनुसार खेलना है, ऐसा करेंगे तो निश्चित ही सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नुकसान होने वाला है। अब जैसे कि बात करें अभी हाल ही की, आप एक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर की भी पूरी जिम्मेदारी है, और एक विधायक के पद पर आप हैं, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है। तो कैसे अपने जो है जीवन में दोनों चीज़ों के लिए मैनेज करके आप चल रहे हैं? देखिए, एक जो डॉक्टर होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। वो खाली सामाजिक समस्याएं ही नहीं डिस्कस करते, अपने घर की समस्याएं भी डिस्कस करते हैं। और ये विधायक का काम है कि सामाजिक रूप से जो भी कहीं पे कि विषम परिस्थितियों में उसके साथ खड़े हों, उसकी मदद करें, उसको सही रास्ता दिखाएं, यही सब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो है अब अपने बरेली वासियों के लिए एक हमारा लास्ट आपका जो संदेश क्या रहेगा? बरेली एक बहुत अच्छा शहर है, लखनऊ और दिल्ली के बीच में, इससे अच्छी सुविधाओं वाला कोई शहर नहीं है, और हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और बरेली विकसित हो रहा है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि बरेली का जो विकास हो रहा है, एयरपोर्ट आ गया, इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और ये सब आने के पीछे कारण क्या है, हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बरेली आने जाने के रास्ते बहुत अच्छे हैं।